हेलो एवरीवन, हाय डियर स्टूडेंट। सो आज अपन अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं नीट केमिस्ट्री का पार्ट थर्ड, चैप्टर फर्स्ट का अपना पार्ट थर्ड आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट सेकंड में अपन ने सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरीज के बाद अपन ने क्या डिस्कस किया था, जितने भी वेव नंबर्स और क्वांटम नंबर के बेसिस पे जो डिस्कशंस थे वो सारे अपन ने आपके साथ किए। अब पार्ट थर्ड में हमको पढ़ना है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में मैं सबसे पहले जब आपसे डिस्कस करने जाऊंगी तो आपको दिमाग में याद रखना है शेप्स, जो मैं आपसे पार्ट 2 में डिस्कस कर चुकी हूँ। फिर भी एक ऑन अ वेरी शॉर्ट बिहाफ मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि आपको याद में रखना है कि जब कभी भी मैं एस ऑर्बिटल के केस में आपसे बात करूँगी तो आपको क्लिक होना चाहिए कि जब एस बात आ जाए मीन्स स्फेरिकल। मैं पी ऑर्बिटल के रिगार्डिंग आपसे बोलूँगी तो आपको क्लिक होना चाहिए कि वहाँ पर जहाँ पर डंबल शेप की बात होगी, ओरिएंटेशन कैसा होगा इलेक्ट्रॉन्स का इन डंबल शेप, तो आप कहेंगे वहाँ पर कौन सा ऑर्बिटल यूज़ हो रहा है, पी ऑर्बिटल्स। इन अ केस ऑफ डी ऑर्बिटल्स तो हम कहेंगे डबली डंबल शेप। ओके, ये सारी चीज़ें अपन पार्ट सेकेंड में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ कम टू द पार्ट थर्ड। सो शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, we have defined an orbital as the three-dimensional region of a space around the nucleus where there is what maximum probability of finding an electron। आपको इन शॉर्ट सिर्फ एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आप देखते जा रहे हैं उसी को आप क्या कहेंगे, ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहते हैं, ऑर्बिटल्स में ही रहते हैं। ऐसे फ्रीली तो नहीं घूम रहे हैं ना कि मैंने बोल दिया ये घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन दिख नहीं रहे हैं अपन को। सो let us try to understand the meaning of an orbital कि कहाँ इसका existence है by taking the example of 1s orbital। अब s, p, d, f ये सब तो आपको shapes के बारे में बताएंगे, इसी के साथ हम इनका फाइंडिंग करते हैं। कैसे कि अगर 1s ऑर्बिटल मैं आपसे बोल रही हूँ, क्योंकि आपने लास्ट पार्ट में क्वांटम नंबर्स भी डिस्कस किए थे। कौन कौन से थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक स्पिन्स, ये सारे n, l, m, n हमने सारे की सारे क्वांटम नंबर्स डिस्कस किए थे। सो उन्हीं के बेसिस पे अब आपको इनकी देखनी है इलेक्ट्रॉन्स कौन से ऑर्बिटल में किस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है। सो अगर 1s ऑर्बिटल के केस में मैंने बात की तो आपको पता है 1s जैसा कि टर्म में ही दिख रहा है, s फॉर स्फेरिकल 1, तो यहाँ पर आप n क्या है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो आप क्या कहेंगे यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी 1 और l आपका क्या होगा 0। क्योंकि आपने लास्ट पार्ट में सारी चीज़ें डिस्कस की हैं तो आपको क्लिक हो जाना चाहिए फट से। सो this can be understood in terms of a radial probability curve। now so after this come to the next। हम लोग क्या देख रहे थे कि मैंने आपसे डिस्कशन किया सारा कर्व को लेके। अब देखिए such a curve gives the variation of the probability of finding electron। see कहाँ किस चीज की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन के रिगार्डिंग ही सेम चीज हम डिस्कशन कर रहे थे। as a function of a distance from the nucleus। clear? so for 1s orbital the radial probability curve, कौन से ऑर्बिटल की बात हो रही है, 1s के रिगार्डिंग। For 1s orbital, the radial probability curve shows that the probability of finding electron in 1s orbital is maximum near the nucleus। क्या मैंने अभी आपको यही बताया कि 1s के अंदर भी आपको पता है कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2, 2s के अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2, और हमें बात जो याद रखनी है वो है क्या इफेक्टिवली कि दोनों के अंदर ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 आ सकते हैं। लेकिन 1s के केस में अगर रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व की बात चल रही है तो आप कहेंगे कि वो मैक्सिमम होगा किसके, नियर द न्यूक्लियस। सो आफ्टर दिस अब देखिए एंड सेम फॉर 2s, यही कहा मैंने क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दोनों के ही केस में, चाहे वो 1s हो चाहे वो 2s हो, कितनी है 2 इलेक्ट्रॉन्स की। and its same increases as we move away from the nucleus and reaches a maximum at a certain distance। और वो distance कितनी है 0.0529 nanometer or you can say 52.9 picometer। please note down this data and learn, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा वो आपके ऊपर इस डिस्टेंस के ऊपर ही पूछा जाता है रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व के रिगार्डिंग। फॉर हाइड्रोजन एटम किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है यहाँ पर, हाइड्रोजन एटम के रिस्पेक्ट में। एंड देन डिक्रीजेस, फिर आफ्टरवर्ड्स ये क्या होगी, डिक्रीज होगी। कब, जब हम फर्दर मूव करेंगे एंड सर्टेन डिस्टेंस इट बिकम क्लोज टू 0। इन द एंड ये क्या हो जाएगी 0। सो हमें 1s और 2s दोनों के ही केस में पता चल गया है कि क्या दोनों में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन 1s क्या होता है 2 के कंपैरिजन लो एनर्जी का होता है, इसलिए फिलिंग उसमें पहले होगी। सिर्फ यही एक सिंपल सा रीजन है। दोनों के कर्व भी हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए। ओके, सो नेक्स्ट ये देखिए, ये एक रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व है। इसमें आपको
क्योंकि ये एक s ऑर्बिटल है। s ऑर्बिटल के बारे में मैंने आपसे पहले ही लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि s ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। ठीक है, अब आपने इसको फाइंड आउट कैसे किया, ये देखिए, ये जो कर्व है इसमें आपको नहीं पता ये रेडियल प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है, ये डिस्टेंस शो कर रहा है नैनोमीटर्स में न्यूक्लियस से। तो आपने देखा कि जब भी मैं आपसे बात करूँगी, सी अगर मैंने आपसे कहा ये आपका एटम है, इस एटम में आपने बीच में यहाँ पर न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस के पोर्शन के बाद से ही आप देख रहे हैं, आप किसी भी डायरेक्शन में जाएं, किसी भी डायरेक्शन में, आपको पता है कि सेंटर से आप किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपको इलेक्ट्रॉन वहाँ पर है। क्लियर? अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने मान लिया फॉर एग्जाम्पल इन एन ग्राफ, मैं आपसे कहती हूँ कि अगर मैं इसको ग्राफिकल फॉर्म में लूँ, तो मैंने बोला कि यहाँ जैसे कि मेरे को ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दिखता तो है नहीं, आपने माना कि क्योंकि यहाँ क्या था, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाद से जैसे ही थोड़ा सा आप दूर चलेंगे तो आपको किसकी प्रोबेबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन्स की, कि इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। सी, मैंने यही बताया, आप इस डायरेक्शन में जाइए, इस डायरेक्शन में जाइए, किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे, लेकिन आपको हमेशा क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट पाथ मिलेगा। तो आप उससे ये कहते हैं कि ठीक है, एक स्ट्रेट पाथ के बाद यहाँ पर बहुत सारे बल्क में है, जो कि आपको यहाँ पर अभी दिख नहीं रहा है। तो मैंने बोला जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस से दूर जाते जा रही हूँ, तो मुझे पता चलता जा रहा है उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। तो इस कर्व के थ्रू आप देखिए कि यहाँ पर फॉर 1s, बार बार मैं रिपीट करूँगी, अभी आप 1s के टर्म में ही बात कर रहे हैं, हम एक ऑर्बिटल लेके चल रहे हैं सिंगल स्फेरिकल वाला। तो उसमें आपने देखा कि ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, दैट इज़ 0। 0 पे आपने देखा कि यहाँ पर क्या था, न्यूक्लियस। जैसे ही आप न्यूक्लियस से आगे बढ़ना शुरू हुआ, आपके इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ना शुरू हो गई। इस ग्राफ में आपको यही शो किया हुआ है। किसके और किसके बीच में आपने इस ग्राफ को प्लॉट किया है, फर्स्ट इज़ योर रेडियल प्रोबेबिलिटी एंड सेकेंड इज़ योर डिस्टेंस न्यूक्लियस से, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। और यहाँ पर यूनिट टर्म जो भी आपको मेंशन हो, अगर आपसे क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा है, अगर नैनोमीटर्स में पूछा है तो आप नैनोमीटर्स में बताएंगे, एंड पिकोमीटर्स में पूछा है तो आपको पिकोमीटर्स में आइडेंटिफाई करना है। सी, अब यहाँ पर इसमें मैंने क्या बताया है, इसमें आपको दिख रहा है 3 एक्सेस होते हैं, एक्स, वाई एंड जेड। तो तीनों एक्सेस के फॉर्म में मैंने बोला कि क्योंकि ये मेरा सेंटर है, सेंटर के चारों तरफ ही आपके कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर 1s ऑर्बिटल। The curve shows that the radial probability for a given direction, बिल्कुल अभी आपने डिस्कस किया, the probability would be same for all the possible directions। मैंने आपसे वही बात कही कि आप किसी भी डायरेक्शन में जाइए, either this, this, this and that, आपको probability हर डायरेक्शन में इक्वल ही मिलने वाली है। If we put all such curves together, it would give what, a spherical distribution। अगर मैं इन सारे कर्व्स को एक साथ रख दूँ, एक कर्व मैंने इस डायरेक्शन का बनाया, एक कर्व मैंने इस डायरेक्शन का बनाया, ठीक है, एक सामने वाली डायरेक्शन का, एक बैक डायरेक्शन का, चारों कर्व्स को अगर मैं मिक्स करके एक डायग्राम आपको रिप्रेजेंट करके देती हूँ, तो आप क्या देखेंगे, वो किस शेप का निकलेगा, स्फेरिकल शेप का। एंड दिस प्रूव्स व्हाट, इट इज स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी। सिंस द रेडियल प्रोबेबिलिटी डज नॉट बिकम जीरो, यस, रेडियल प्रोबेबिलिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। कीप इन योर माइंड एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक्स ऑल्सो कि आपका क्या है, रेडियल प्रोबेबिलिटी, इट वुड नेवर बी जीरो एट एनी डिस्टेंस, सो वी कैन नॉट स्पेसिफाई द साइज ऑफ द स्फीयर। क्लियर? नेक्स्ट, द ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड एज अ बाउंड्री सर्फेस डायग्राम, बिल्कुल, विच मे बी थॉट एज अ रीजन ऑफ स्पेस विच कंटेन्स वॉट, 95% प्रोबेबिलिटी होता है आपके इलेक्ट्रॉन्स की एग्जिस्टेंस का वहाँ पर। देखिए, पहले मैंने आपको एक नोड के रिस्पेक्ट में बताया, अब मैं बात करूँगी 2s ऑर्बिटल, क्योंकि पहले आपने 1s ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में बात की, अब बात करेंगे हम 2s ऑर्बिटल के केस में। मींस 2s ऑर्बिटल सुनते ही हमें क्लिक हो जाना चाहिए, जब 1 में हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी मिल रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है 2s में तो और ज़्यादा हो जाएगी। तो देखिए, आपने ग्राफ वही सेम पैटर्न, फर्स्ट आप रेडियल प्रोबेबिलिटी देखिए, आपने क्या किया, रेडियल प्रोबेबिलिटी और किसके बीच में, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, आपने ग्राफ प्लॉट किया, आपने क्या फाइंडिंग की, पहले 1s के लिए देखा, 1s के लिए जब मैंने ग्राफ प्लॉट किया तो आपको ये कर्व मिलता है। फिर मैंने एक और 1s ऑर्बिटल लिया, क्योंकि अब मैं बात कर रही हूँ यार 2s ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन की।
आपने जब दूसरा 1s और कंबाइन किया तो आप देखेंगे कि आपकी यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स और ज़्यादा अमाउंट में आपको देखने को मिले। सो मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे आपको 2 प्लॉट्स एक साथ मिले हैं। 2 प्लॉट्स को अगर मैं कंबाइन करती हूँ, अगर 1 के केस में जब मैं कंबाइन कर रही थी तो आपने देखा एक स्फेरिकल शेप आपको मिला था। अब क्योंकि 2s के रिस्पेक्ट में बात हो रही है तो आप ये देखेंगे कि आप यहाँ पर क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, नोड। और नोड कौन सी जगह होती है? नोड वो स्पेस कहलाता है किसी भी ऑर्बिटल के स्पेस में जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं होता, सी। और आप कह सकते हैं जहाँ पर साई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाता है, 0। ये अभी अपन आगे जाके डिस्कस करेंगे कि कैसे ये साई स्क्वायर आता है। आपने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था, वहाँ अपन ने साई को पढ़ा था। सो वहीं से अपन इसकी वैल्यू फाइंड आउट किए थे। आ जाइए नेक्स्ट। Thus the 1s orbital is represented as a sphere. So first वाला 1s वाला gives the radial probability curve for a 2s orbital and the figure shows the boundary surface diagram for the same. बिल्कुल हमने वही बात की 1 के रिस्पेक्ट में और 2 के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पर आपने ना 2 चीज़ नोट की होगी, वो क्या है? पहली तो आपने ये देखा होगा कि जो 2s ऑर्बिटल था, 2s ऑर्बिटल के लिए आपने बाउंड्री सरफेस डायग्राम को देखा होगा कि वो बड़ा था 1s के कंपैरिजन। बिल्कुल था। आपने प्लॉट देखिए 1s का, आपने जब प्लॉट देखा, सी ये देखिए 1s वाला प्लॉट, एक तो इस प्लॉट को देखिए यहाँ से लेके यहीं तक, और अब आप 2s वाला प्लॉट देखिए, यहाँ आपको 2 कर्व्स मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पर यही बात आपसे कह रहे हैं कि 2s के केस में आपने ये देखा कि 2s ऑर्बिटल में हमको बाउंड्री सरफेस ज़्यादा मिलता है 1 के कंपैरिजन में। सेकेंडली कि रेडियल प्रोबेबिलिटी जो है कर्व में वो क्या शो करेगी, 2 मैक्सिमा। द प्रोबेबिलिटी इनिशियली इंक्रीजेस, इनिशियल में प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो रहा है और रीचेज अ मैक्सिमा कब, व्हेन इट डिक्रीजेस एंड कम्स डाउन टू 0। बिल्कुल सही बात। शुरुआत में तो आप देखेंगे प्रोबेबिलिटी एक साथ बढ़ रही है क्योंकि जैसे जैसे आपको इलेक्ट्रॉन्स का एक रे मिलता जा रहा है आप एक प्लॉट खींचते जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप मैक्सिमा पर पहुंचते हैं आप वहां जाके देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे, जैसे आप न्यूक्लियस से जितना ज़्यादा दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स की फाइंडिंग कम होती जाएगी एंड अप टू द एंड एक ऐसा स्टेज आएगा कि वो जाकर क्या हो जाएंगे, 0। सो इट इंक्रीजेस अगेन and decreases as we move further away from the nucleus. Same phenomenon है किसी भी ऑर्बिटल के केस में आप देख लीजिए। So the reason where the probability comes close to 0, किस रीज़न की मैं बात कर रही हूँ? जब प्रोबेबिलिटी आपका कितना हो जाएगा, क्लोज टू 0, उसको हम कहते हैं स्फेरिकल नोड। अभी मैंने आपको कहा नोड वो पॉइंट कहलाता है किसी भी ऑर्बिटल में जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी ऑलमोस्ट 0 हो जाती है। There are what n-l-1 spherical nodes in an orbital। अब ये यहाँ पर आपका n-l-1, 1 तो आपको पता है, l is what, your azimuthal quantum number। अभी अपन ने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था ये पूरा। एंड n is what, principal quantum number। इसीलिए अपन ने क्वांटम नंबर्स को पहले डिस्कस किया था क्योंकि शेप ऑफ ऑर्बिटल्स आप तभी समझ सकते हैं जब आपको क्वांटम नंबर्स का नॉलेज होगा। सो दिस इज व्हाट, देयर आर n-l-1 spherical nodes in an orbital। A node is a region in space where the probability of finding an electron is almost 0 or you can say it must close to 0। So अब आते हैं हम p ऑर्बिटल। पहले हमने s ऑर्बिटल डिस्कस किया, अब देखो p ऑर्बिटल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ना थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया लो, फिर से मैं याद दिला देती हूँ अगर तुम लोग भूल गए हो तो। सी बच्चा लोग देखिए, जब भी कभी भी आपको कहा जा रहा है s ऑर्बिटल, तो पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है कि s ऑर्बिटल मीन्स कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर कितने आ सकते हैं, 2। स्पिन कैसा होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मीन्स 1 इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड अनदर इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अपन ने पढ़ी थी कि मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर जब अपन ने डिस्कस किया था तो अपन इनमें लोब्स की वैल्यू किस अकॉर्डिंग रखते हैं, +½ और -½ के रिस्पेक्ट में। तो अपन ने कंडक्ट किया था कि ठीक है शेप इसका कैसा था, स्फेरिकल। जब मैंने आपसे बात की थी p के रिगार्डिंग तो मैंने बोला था कि ये डंबल शेप का होता है। क्या ये जिम जाता है, नहीं। क्या ये वर्कआउट करता है, ये सब चीज़ें कहने वाली हैं, दिमाग में रख लो।
मजाक के लिए है। बट इसका शेप कैसा होता है, डम्बल शेप। और इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऑर्बिटल में रखने की, इन अ सबशेल्स 6 नंबर। मीन्स कि वहाँ पर कितने सबशेल्स होते हैं, 3 होते हैं पी के अंदर, 1 2 3। और एस में कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, यहाँ 6। हमेशा ऑपोजिट स्पिन में फिल करते हैं। और अगर मैं डी के रिस्पेक्ट में बात करूं तो आप कहेंगे डबल डम्बल। यही कह रहे थे आप। है ना। तो इसमें आपके मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, यहाँ 2 आ सकते हैं, यहाँ 6 आ सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कितने शेल्स कितने हैं, 5। नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं, 5। अब जब 5 शेल्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 10 आ सकते हैं आराम से, क्योंकि आप एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, 2। और ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कब तो हम इनमें किसी भी केस में स्पिन को कहते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक है और कब ये डायमैग्नेटिक है, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड स्टेज में होगा। अनपेयर्ड स्टेज मीन्स सिंगल इलेक्ट्रॉन इन एन शेल, फिर उसकी स्पिन कैसे भी हो, आप क्या कहेंगे, अनपेयर्ड है, उसके पास पेयरिंग के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं है साथ में। तो आप हमेशा कहेंगे कि वो जो भी कंपाउंड है जिसके भी रिस्पेक्ट में वो बात कर रहा है वो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। और आप डायमैग्नेटिक कब कहेंगे, जब वो कैसा है, पेयर्ड फॉर्म में है, सारी कंप्लीट है उसकी वैलेंसी, इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं उसके, पेयर्ड फॉर्म में। तो आप हमेशा कहेंगे वो कैसा है, डायमैग्नेटिक। ये ऐसा नहीं है कि हर पी ऑर्बिटल और हर डी ऑर्बिटल के केस में ये पैरा और डाई होंगे। ये डिपेंड करेगा आपको किस मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, ये अपन डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है। सो पी ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में मैं आपसे बात कर रही हूँ। फॉर द शेप ऑफ अ पी ऑर्बिटल एन क्या होगा, 1, और एल भी क्या होगा, 1। एस का आपको याद है, एस के रिस्पेक्ट में मैंने आपसे क्या कहा था, एस के रिस्पेक्ट में था एन आपका कितना, 1, और एल कितना था, 0। अगेन आई रिपीट, एन इज व्हाट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड एल इज योर व्हाट, एजिमुथल क्वांटम नंबर। सो यहाँ आपके पी के केस में होगा एन भी 1 होगा और एल भी 1 होगा। सो आपको शेप्स किस तरीके की मिलेंगी, सी डम्बल शेप, 3 एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड। This shows that the shape of one of the 3 possible p orbitals which is directed towards z axis। देखिए पिक्चर में आपको क्लियरली शोन है किस डायरेक्शन में ये शो हो रहे हैं, z एक्सिस के अलोंग। You may note that the probability picture for a pz is what, p is for orbital, z is your axis, consists of 2 lobes, one along the positive z axis and one along the negative z axis। मैंने आपसे बात करी थी अभी कि हमेशा दोनों स्पिन्स के केस में बात करनी है, तो एक्सिस भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही रिस्पेक्ट में होता है। सेम चीज़ है, क्योंकि आप हर जगह पर किससे डील कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स के साथ। Another important feature of a p orbital is what it is, the absence of the electron probability in the xy plane। p के रिस्पेक्ट में आप देखेंगे कि क्या होता है, xy जो एक्सिस है आपकी, 3 एक्सिस हैं, z पे तो आपने अभी देखा, x और y एक्सिस पे प्रोबेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है, और यू कैन से एब्सेंट होता है। सच अ प्लेन इज कॉल्ड नोडल प्लेन। वो जो प्लेन जहाँ पर एब्सेंट होता है टोटली p और p में x और y एक्सिस पर, उस प्लेन को आप क्या डिनोट करते हैं, नोडल प्लेन। नोड्स क्या थी, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, ऑलमोस्ट कम टू 0। अब p ऑर्बिटल्स को आप 3 शेप में डिफाइन कर सकते हैं, सी। अगर मैं px के टर्म में बात करूं तो आपका पिक्चर किस तरीके का होगा, दिस इज योर z एक्सिस, ये एक्सिस कौन सा है, x, सॉरी ये एक्सिस आपका है y एक्सिस, दिस इज योर z एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस। अब क्योंकि मैं आपसे बात कर रही हूँ px के केस में, कौन से एक्सिस पे, x एक्सिस पे मुझे बनाना है, तो आप कहेंगे कि जो आपके लोब्स हैं सी, x एक्सिस पे आप p ऑर्बिटल बना सकते हैं। सेम चीज़ मैं पी y के रिस्पेक्ट में बात करूं तो आपको x एक्सिस पे ना बनाकर कौन से एक्सिस पे ड्रॉ करना है, y एक्सिस पर।
आप आराम से, ये है आपका वाई एक्सिस, आपने वाई एक्सिस पे लोब ड्रॉ कर दिया। अगर मैं बात करती हूँ जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो अभी आपने डिस्कस किया है सेम चीज़, दिस इज योर जेड एक्सिस। सो पी ऑर्बिटल के केस में 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एट पी एक्स, एट पी वाई एंड पी जेड। नाउ कम टू द ऑर्बिटल डी। कौन सा था डी? अभी मैंने आपको बताया मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर कितने रह सकते हैं? 10, क्योंकि शेल्स कितने होते हैं? सब शेल्स 5। डी ऑर्बिटल्स में भी नोडल प्लेन्स होते हैं, ये आपको याद रखना है बेटा बिल्कुल। द 5 डी ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट शेप्स बट दे ऑल हैव सेम एनर्जीज। जैसे पी में आपने 3 देखे, एक्स, वाई और जेड के टर्म में, डी में आप क्या देखेंगे? 5 पॉसिबल फिगर्स आएंगे अपने पास। ऑलमोस्ट उनकी एनर्जी सेम होती हैं, लेकिन उनको हम क्या कहते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। सो इधर आप डिस्कस कर रहे थे शेप ऑफ 5 डी ऑर्बिटल्स, है ना बेटा? तो 5 डी ऑर्बिटल्स के केस में अपन ने पी में पढ़ा था 3, 5 में अपन को पढ़ने हैं 5 के केस में कैसे हैं? कौन कौन से हैं? सबसे पहले बात करूंगी डी एक्स वाई, आ जाओ, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये वाला, और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, जब एक्स वाई के रिस्पेक्ट में आप लोब ओरिएंट कर रहे हैं तो आप कैसे करेंगे कि एक्स एक्सिस पे आपको क्रिएट करना है और वाई एक्सिस पे जेड को करना है स्किप। तो एक्स के केस में देखिए ये लोब आपने बनाया और वाई के रिस्पेक्ट में आपने ये लोब बनाया, तो इस तरीके से आपने एक्स वाई का क्रिएट किया। वाई जेड के रिस्पेक्ट में मैं बात करूं तो आपको कौन कौन सी एक्सिस लेनी है? एक तो वाई एक्सिस और एक आपका जेड एक्सिस, दोनों के ऊपर आपको लोब क्रिएट करना है। सी, ये आपका हो गया डी वाई जेड। डी एक्स जेड के केस में मैं अगर बात कर रही हूँ आपको, तो आपको क्या करना है? वाई वाले को स्किप कर देना है। आप एक्स पर क्रिएट करेंगे और जेड पर। सो दिस इज योर एक्स जेड। बेटा आपको पता है कि ये सारे के सारे कैसे हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के केस में आपको पता है कि ये हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। आपको 2 केसेस को जो है थोड़ा सा अलग से समझना है। ये 3 तो आप इजीली बना लेंगे। अब जो नेक्स्ट केस है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, उसके केस में आपको क्या करना है? एक तो आपको लेना है एक्स एक्सिस, दिस वन, एक आपको लेना है वाई एक्सिस। यहाँ पर आप डबली लोब्स को क्रिएट करेंगे क्योंकि इनको कहा जाता है डबली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। सो ये कैसे बनेगा? इस तरीके से, एक्स लोब पर और वाई लोब पर। ये कहलाता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर के रिस्पेक्ट में मैं बात करूँ तो ना तो एक्स एक्सिस को यूज़ करना है ना ही वाई एक्सिस को यूज़ करना है। कौन सा एक्सिस यूज़ करना है? सिर्फ आपको जेड वाला एक्सिस। तो यहाँ पर लोब, ये आपका जेड एक्सिस है, दिस एंड दिस, और इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? इस तरीके से। ये कहलाता है आपका डी जेड स्क्वायर। ये बेटा शेप्स है आपके 5 पॉसिबल डी ऑर्बिटल्स की। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट सेशन में अपन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेके। अब तक आपने सारा डिस्कस कर लिया है मेरे साथ। सबसे पहले शेप्स को लेके, ये सारी शेप्स ही थी, क्वांटम नंबर्स अपन ने पढ़ लिए। अब लास्ट पार्ट में अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको सारा डेटा जब तक याद रखना है, बिल्कुल याद कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, इनको साथ में बैठ के खुद से भी 1-2 बार ड्रॉ करके देखिए, आपको आ जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।